गाइस, आई एम टिम्पल पारिक एंड वेलकम टू लर्निंग लॉज। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरजेएस सीरीज, जहां हम मोस्टली सबसे पहले माइनर लॉज को डिस्कस करेंगे। तो आज जिस माइनर लॉ को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और मेन एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो हमें लगता है कि मिसलेनियस है बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो है एक्ट नंबर 43 ऑफ 2005। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डेट ऑफ इनेक्टमेंट। कब इनेक्ट हुआ था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट? 13 सितंबर 2005 को। बट डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। डेट ऑफ एनफोर्समेंट है 26 अक्टूबर 2006। जब हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ेंगे तो इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं एंड 37 सेक्शंस हैं। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल इंडियन एविडेंस एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, आईपीसी में कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, तो आपको ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए लेट्स मूव फर्दर और देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आखिर सिविल नेचर का है या क्रिमिनल नेचर का है। बिकॉज इसमें बहुत बार डिबेट हुई है कि कोई कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिविल लॉ है, कोई कहता है कि क्रिमिनल लॉ है। तो चलिए हम देखते हैं। जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था 2005 में, उससे पहले अगर किसी भी औरत के साथ क्रूएल्टी होती थी तो उस ऑफेंस को फाइल किया जाता था अंडर सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पीनल कोड, आपको पता होगा, विच इज़ अ क्रिमिनल लॉ। बट क्रिमिनल लॉ में 498A सेक्शन था बट सिविल लॉ में कोई भी रेमेडी नहीं थी जो विमेन को प्रोवाइड की जाती थी अगेंस्ट क्रूएल्टी। इसलिए इस एक्ट को बनाया गया और इसका प्रूफ दिया गया है अंडर दी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि क्रिमिनल लॉ में ऑलरेडी रेमेडी अवेलेबल थी, सिविल लॉ में नहीं थी। इसलिए ताकि सिविल लॉ के अंडर भी एक विमेन को रेमेडी मिल सके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को इनेक्ट किया गया था। और मद्रास हाईकोर्ट के भी एक जजमेंट में नेम्ड डॉक्टर पी पद्मनाथन वर्सेस मोनिका एंड अदर्स, इसमें भी कहा गया कि जस्ट बिकॉज पनिशमेंट प्रोवाइडेड है अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी एक्ट क्रिमिनल नेचर का हो जाता है। द एक्ट इज सिविल इन नेचर। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कि ऐसे कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन है, डिक्लेरेशन है या फिर लॉज है जो कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक सीरियस इशू है और इसको हर स्टेट को या हर नेशन को एड्रेस करना चाहिए। सो आपको इन तीनों को याद रखना है। एक है वियना अकॉर्ड, द नेक्स्ट वन इज बीजिंग डिक्लेरेशन एंड द थर्ड वन इज सीडॉ। सीडॉ का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इसका जनरल रिकमेंडेशन भी आपको याद रखना है। कौन सा नंबर है? इट इज नंबर 12 ऑफ 1989। सो दैट इज अबाउट इट। अब हम देखते हैं कि वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं जो कंसिडर करते हैं द इनेक्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, बिकॉज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो द आर्टिकल्स आर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21। अब ये कैसे रिलेटेड है हम उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्यों है? बिकॉज ये इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज के बारे में बात करता है। ये कहता है कि अ लॉ डज नॉट बिकम अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिंपली बिकॉज इट अप्लाइज टू वन सेट ऑफ पर्संस एंड नॉट द अदर्स। बिकॉज बहुत बार ऐसा कहा गया कि डोमेस्टिक वायलेंस है वो डिस्क्रिमिनेटरी है बिकॉज वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, सिर्फ विमेन के प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, जबकि डोमेस्टिक वायलेंस तो मैन के साथ भी होता है। बट जस्टिफाइड है। कैसे जस्टिफाइड है? बिकॉज आर्टिकल 14 खुद कहता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है अगर एक सेट ऑफ पर्सन के लिए, एक सेट ऑफ पीपल के लिए अलग से लॉज बनाए जाए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है। और आर्टिकल 15 को भी अगर हम देखें तो आर्टिकल 15 के अंडर स्टेट को परमिशन दी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्पेशल प्रिविलेज्ड पर्संस इंक्लूडिंग विमेन एंड चिल्ड्रन। एंड लास्टली कम्स आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कैसे रिलेटेड है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से? बिकॉज जब भी किसी के साथ, एक विमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसकी डिग्निटी को हर्ट किया जाता है। उनका जो एक राइट होता है, राइट टू लिव फ्रीली, राइट टू बी फ्री ऑफ वायलेंस, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू शेल्टर, ये सब कुछ हार्म होता है। और इसी की वजह से ये आर्टिकल 21 को भी अट्रैक्ट करता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के इनेक्टमेंट को कंसिडर करते हैं, then the answer is article 14, article 15 and article 21 of the Indian Constitution। चलिए ये जनरल डिस्कशन अब यहीं पे एंड होता है और हम स्टार्ट करते हैं मेन एक्ट के साथ। तो जब भी हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं सबसे पहले हमें देखना होता है प्रीएम्बल, बिकॉज प्रीएम्बल हमें बताता है कि उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। और वन लाइनर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ही पूछे जाते हैं कि सो एंड सो, फॉर एग्जांपल एक्स एक लॉ है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो उसका आंसर आपको प्रीएम्बल से ही मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट,
क्यों इस एक्ट को बनाया गया? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हु आर द विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ एनी काइंड ऑकरिंग विद इन द फैमिली। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्यों बनाया गया? ताकि उन औरतों की मदद की जा सके, उन औरतों को रेमेडी प्रोवाइड की जा सके जो विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस की विद इन द फैमिली। और अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वर्ड यूज किया है वायलेंस ऑफ एनी काइंड। तो अब जब हम आगे इस एक्ट को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस, कई बार लोगों को लगता है कि सिर्फ मारपीट करना ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बट नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी फिजिकल अब्यूज, कैन बी सेक्सुअल अब्यूज, कैन बी इकोनॉमिक अब्यूज, कैन बी वर्बल और इमोशनल अब्यूज। तो ये सारी चीज़ें आती है वायलेंस ऑफ एनी काइंड में। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रिएम्बल में जो दिया गया है वायलेंस ऑफ एनी काइंड, इसका मतलब क्या है? तो आपको पता होना चाहिए वायलेंस ऑफ एनी काइंड इंक्लूड्स फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज एंड इमोशनल एंड वर्बल अब्यूज। चलिए अब आते हैं चैप्टर 1 पे और देखते हैं सेक्शन 1 को। सेक्शन 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले ये कि इस एक्ट का नाम क्या है। बहुत बार हम लोग गलती कर देते हैं कि सपोज हमें 2 ऑप्शंस दिए गए, द नेम ऑफ द एक्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और या फिर द नेम ऑफ द एक्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो आपको ये याद रखना है, एग्जैक्ट ईयर आपको याद रखना होगा, इट इज 2005 और पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। 2005 को ऐड करना नहीं भूलेंगे। उसके बाद सेक्शन 1 में द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, पहले जब तक जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 नहीं आया था उसके पहले ये एप्लीकेबल नहीं था। ये एक्ट जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं था, बट जस्ट आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया उसके बाद से ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का यूरिसडिक्शन कहाँ पर है? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम सेक्शन 1 इज, जो हमें याद रखनी है, इट इज़ द डेट ऑफ एनफोर्समेंट। डेट ऑफ एनफोर्समेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको याद रखनी है, बिकॉज हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज हमें याद है द नेम ऑफ द एक्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, तो अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसमें डायरेक्टली कर देंगे अरे 2005, बट नहीं, डेट ऑफ इनैक्टमेंट अलग होती है, डेट ऑफ एनफोर्समेंट अलग होती है। सो डेट ऑफ एनफोर्समेंट है 26 अक्टूबर 2006। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो इस पूरे एक्ट की जान है। अगर आपको सेक्शन 2 सही ढंग से समझ में आ जाता है, इसकी डेफिनेशंस आपको प्रॉपरली पता है, तो आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 2A। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं सिर्फ वही सेक्शंस डिस्कस करूँगी आपके साथ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या जिन्हें समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 2A जो बात करता है अबाउट एन अग्रीव्ड पर्सन। तो अग्रीव्ड पर्सन कौन होता है? जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अग्रीव्ड पर्सन कौन है? जो विक्टिम है उसी को हम कहते हैं अग्रीव्ड पर्सन। पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या कहता है? An aggrieved person can be any women. It is very important. Protection of women from domestic violence act किसके लिए है? औरतों के लिए बना है। इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर अग्रीव्ड पर्सन कौन हो सकता है या फिर विक्टिम कौन हो सकता है? सिर्फ एक विमेन ही हो सकती है। सो एनी विमेन हु इज और हैज़ बिन, जो रह चुकी है या रह रही है एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में विद द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन? जिसके अगेंस्ट अग्रीव पर्सन ने डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत दर्ज की है। तो अग्रीव पर्सन कौन हुआ? कोई भी औरत जो रह रही है या रह चुकी है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में विद द रिस्पोंडेंट इज एन अग्रीव्ड पर्सन। और आप ये भी याद रखें कि आपको ये याद रखना होगा, ये इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अग्रीव पर्सन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है, तो आपको याद रखना होगा इट इज सेक्शन 2A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क करते जाएं। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेक्शन 2E जो बात करता है अबाउट डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। तो बेसिकली ये क्या होती है? ये एक रिपोर्ट होती है जब भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसकी जब भी कंप्लेंट दी जाती है तो एक रिपोर्ट लिखी जाती है, उसे ही कहते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। और ये कौन लिखता है उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। देन let's come to the next important section, that is section 2F which talks about domestic relationship। अभी हमने पढ़ा ना अग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन में कि हु इज और हैज़ बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। तो अब ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप है क्या, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है? अ रिलेशनशिप बिटवीन
टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप है जो साथ रह रहे हैं या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में साथ रह चुके हैं पहले इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। अब ये शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है, दो लोगों के बीच का रिलेशन है जो रह रहे हैं या फिर रह चुके हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम साथ में इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, जहाँ पर वो लोग रिलेटेड हैं टू ईच अदर। अब कैसे रिलेटेड है वो हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। नंबर 1, बाय कॉन्सैंग्विनिटी। कॉन्सैंग्विनिटी का मतलब क्या होता है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय ब्लड, उनके एंसेस्टर्स सेम है। फॉर एग्जाम्पल सिबलिंग्स हो गए, कजिन्स हो गए, एट्सेट्रा। तो बाय कॉन्सैंग्विनिटी हो गया। उसके बाद दे मे ऑल्सो बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय मैरिज, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ, शादी होगी, देयर हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो हो गया उनके बीच का डोमेस्टिक रिलेशनशिप जहाँ पर वो एक शेयर्ड हाउस होल्ड में साथ रह रहे हैं या रह चुके हैं। देन द थर्ड थिंग इज थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। अब ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो लोग जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है वो लोग एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। जरूरी नहीं है कि वो शादीशुदा हो, अगर वो किसी रिलेशनशिप में है जो है एक मैरिज के नेचर का ही, यानी कि यहाँ पर साफ साफ बात की जा रही है अबाउट लिव इन रिलेशनशिप। सो अगर कोई भी दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उसमें डोमेस्टिक वायलेंस अगर होता है, देन जो विक्टिम है, जो अग्रीव्ड पर्सन है, वो लिव इन में रहकर भी कोर्ट के सामने जाकर के अपनी प्रॉब्लम बता सकती है और रिलीफ क्लेम कर सकती है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ट्रिक क्वेश्चंस है, पूछा जाता है, आपको याद रखना होगा। देन वो कैसे रिलेटेड हो सकते हैं एक दूसरे से, वो बाय एडॉप्शन भी रिलेटेड हो सकते हैं एक दूसरे से। सपोज कोई बेटी है जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया था, तो क्या वो क्लेम कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर रिलीफ? जरूर कर सकती है। एंड द लास्ट थिंग इज आर फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली। आई होप आपको समझ में आ रहा हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है, जहाँ पर दो लोग एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं इन पांचों पॉइंट में से किसी से भी, या तो उनकी शादी हुई हो, या फिर वो भाई बहन हो, या फिर वो लिव इन में रह रहे हो, या फिर उनके बीच में अडॉप्शन का रिश्ता हो, या फिर उनके बीच में और कुछ भी नहीं, तो ऐसा रिश्ता है कि वो लोग एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं एज अ होल और वो फैमिली मेम्बर्स हैं, तो भी क्या कहा जाएगा कि वो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना होगा। एंड इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन तो है ही, सेक्शन 2F आप याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन 2G। सेक्शन 2G टॉक्स अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। हमें इसे याद क्यों रखना है? सेक्शन 2G आप सोचोगे कुछ बोलता ही नहीं है, सीधा सीधा कहता है डोमेस्टिक वायलेंस हैज द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट अंडर सेक्शन 3। याद इसलिए रखना है बिकॉज कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें याद रहेगा सेक्शन 3 डिफाइन करता है डोमेस्टिक वायलेंस को, बट नहीं, हमें सेक्शन 2G भी याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, तो आपको बताना होगा कि सेक्शन 2G प्लस सेक्शन 3 कलेक्टिवली टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, जो है सेक्शन 2I विच टॉक्स अबाउट द जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन किसका? तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है किसी के साथ, तो वो कंप्लेंट किसके पास जाएगी? सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा, तो कंप्लेंट जाएगी JMFC के पास या फिर MM के पास, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। याद रखिएगा, आगे हम एक्ट में जब भी मजिस्ट्रेट टर्म पढ़ेंगे, इसका मतलब वो JMFC भी हो सकते हैं, वो MM भी हो सकते हैं। और फिर आगे ये सेक्शन हमें ये बताता है कि कहाँ के JMFC और MM, जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है वहाँ के भी हो सकते हैं वो, जहाँ पर अग्रीव्ड पर्सन रह रही है वहाँ के JMFC और MM भी हो सकते हैं, वहाँ के मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, या फिर जहाँ पर रिस्पोंडेंट रह रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं वहाँ के JMFC और MM के पास भी जुरिस्डिक्शन है इस केस को देखने का और रिलीफ देने का टू द अग्रीव्ड पर्सन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 2K, जो बात करता है अबाउट मॉनेटरी रिलीफ। यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि मॉनेटरी रिलीफ एक मजिस्ट्रेट कब प्रोवाइड कर सकता है, तो आप याद रखिएगा एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। जब भी उन्हें लगता है एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द हियरिंग के मॉनेटरी रिलीफ देने की ज़रूरत है, तो मजिस्ट्रेट मॉनेटरी रिलीफ प्रोवाइड करवा सकते हैं टू द अग्रीव्ड पर्सन। अब जिस सेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, जो है सेक्शन 2Q। इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी है, आपको याद रखना है, और वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है।
जो बात करता है अबाउट रिस्पोंडेंट, कि एक रिस्पोंडेंट कौन होता है। तो हमने पढ़ा अग्रीव्ड पर्सन कौन होता है, कोई भी औरत हो सकती है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, जो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है विद द रिस्पोंडेंट। अब ये रिस्पोंडेंट कौन है, तो रिस्पोंडेंट कैन बी एनी पर्सन। अगर आपके पास पुरानी बेयर एक्ट्स हैं तो उसमें लिखा गया होगा एन एडल्ट मेल पर्सन, बट मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी, मेरे पास अभी 2024 की एडिशन की डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि मैं आपको चलो पहले लैंडमार्क जजमेंट ही बता देती हूँ। 2016 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया था, हीरल पी हरसोरा एंड अदर्स वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा एंड अदर्स। ये लैंडमार्क जजमेंट भी आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, बिकॉज इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा था कि रेस्पोंडेंट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस कौन कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ एक एडल्ट मेल पर्सन ही कर सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस तो कोई भी कर सकता है, जो एक घर में रह रहे हैं लोग साथ में एज अ जॉइंट फैमिली मेम्बर, या फिर उनकी वो शादीशुदा है, या फिर भाई बहन है, कोई भी कर सकता है डोमेस्टिक वायलेंस एक औरत के ऊपर। तो फिर क्यों सिर्फ एक एडल्ट मेल पर्सन को ही पनिशमेंट मिले अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इसलिए इस केस में कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो रिस्पोंडेंट है इट कैन बी एनी पर्सन। तो आप यहाँ पर क्या याद रखेंगे कि पहले था एन एडल्ट मेल पर्सन, जिसको हीरल पी हरसोरा वाले केस में ओमिट कर दिया गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि पूरा सेक्शन क्या कहता है। तो रेस्पोंडेंट कौन हो सकता है, एनी पर्सन हु इज और हैज बिन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द अग्रीव्ड पर्सन। तो रेस्पोंडेंट कौन है, जो रह चुका है या रह रहा है एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में विद द अग्रीव्ड पर्सन, या फिर कह लो विक्टिम के साथ रह रहा है, जिसके खिलाफ विक्टिम ने डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर रिलीफ मांगा है। तो रेस्पोंडेंट कौन हुआ, जिसने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, और अग्रीव्ड पर्सन कौन हुआ, जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, या फिर जो विक्टिम है वो है अग्रीव्ड पर्सन। अब इसका प्रोवाइजो जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हीरल पी हरसोरा के केस में प्रोवाइजो को भी डिलीट कर दिया गया। बट एक बार हम देख लेते हैं कि इसका प्रोवाइजो कहता क्या है। इसका प्रोवाइजो कहता है एन अग्रीव्ड वाइफ और फीमेल लिविंग इन अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज में ऑल्सो फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड और मेल पार्टनर। तो ये प्रोवाइजो पहले क्यों इंपॉर्टेंट था, बिकॉज पहले रिस्पोंडेंट कुड ओनली बी एन एडल्ट मेल पर्सन। तो प्रोवाइजो में ये दिया गया कि वैसे तो रिस्पोंडेंट सिर्फ एक एडल्ट मेल पर्सन ही हो सकता है, बट अगर अग्रीव्ड पर्सन किसी की बीवी है या फिर फीमेल पार्टनर है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो वो अपने मेल पार्टनर या अपने हस्बैंड के किसी भी रिलेटिव के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है। बट क्योंकि एडल्ट मेल पर्सन को डिलीट कर दिया गया, तो उसी के साथ ये प्रोवाइजो भी डिलीट हो गया। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हीरल पी हरसोरा का लैंडमार्क जजमेंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे, जो है सेक्शन 2S, जो बात करता है अबाउट शेयर्ड हाउस होल्ड। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है। ये टर्म हमने अभी डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन में देखा था। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है। तो शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है, अ हाउस होल्ड वेयर द अग्रीव्ड लिव्स और हैज़ लिव्ड विद द रिस्पोंडेंट इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। तो शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है, ऐसा हाउस होल्ड है, ऐसा घर है जहाँ पर अग्रीव्ड रिस्पोंडेंट के साथ, जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, वो रह चुकी है या रह रही है विथ द वन जिसने डोमेस्टिक वायलेंस किया है इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अब वो घर कैसा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो उनका खुद का घर हो जिसको वो खुद ओन करते हो। शेयर्ड हाउस होल्ड कोई सा भी घर हो सकता है, चाहे वो रेंटेड भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, वो हाउस जो है वो रेंटेड हो सकता है या फिर वो उनका ओन भी हो सकता है, खुद का घर भी हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों का जॉइंट, दोनों ने साथ मिलकर उस घर को खरीदा हो या फिर दोनों साथ में मिलकर उसका रेंट पे कर रहे हो। अगर दोनों में से कोई एक भी कर रहा है, उस घर को ओन करता है या फिर रेंट पे करता है, देन इट इज़ मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। और ये भी मैटर नहीं करता है कि जिस हाउस होल्ड में वो रह रहे हैं वो उस पर रेस्पोंडेंट का कोई टाइटल या फिर इंटरेस्ट है या नहीं है, कोई हक है या नहीं, उससे मतलब नहीं है। अगर दो लोग साथ में रह रहे हैं या रह चुके हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, देन उस हाउस होल्ड को क्या कहा जाएगा, एक शेयर्ड हाउस होल्ड कहा जाएगा, जहाँ पर वो लोग दोनों साथ में मिलकर रह रहे हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 2।
अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लिख कर रखी हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। एक तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं हरसोरा वर्सेस हरसोरा, एक शेयर्ड हाउस होल्ड का ही एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है ऑफ 2022 विच इज़ प्रभात त्यागी वर्सेस कमलेश देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज संध्या मनोज वानखड़े वर्सेस मनोज भीमराव वानखड़े, ये भी आपको देखना होगा, और SR बत्रा भी। यहाँ पर मैंने अभी डिस्कस नहीं करूंगी मैं इन जजमेंट्स को, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि मैं इन जजमेंट्स की एक अलग से वीडियो बनाऊं, अदरवाइज ये वीडियो खामखा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पे लेकर के आऊँ, जहाँ पर हम फैक्ट्स, इश्यूज़, क्या हेल्ड हुआ, इम्पैक्ट क्या था उस जजमेंट का, वो सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा हो जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना भी मत भूलना कि आपको नेक्स्ट कौन सा एक्ट मुझसे पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेशन, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 3 विच डिफाइंस डोमेस्टिक वायलेंस, कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। आप कभी भी किसी से पूछ कर देखना कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, तो वो आपसे यही कहेंगे कि मारपीट, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो मारपीट होती है उसी को डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, बट नहीं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक औरत के अगेंस्ट ही होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस खाली घर का कोई एडल्ट मेल पर्सन या फिर हस्बैंड ही करे। डोमेस्टिक वायलेंस कोई भी कर सकता है, एक भाई कर सकता है अपनी बहन के साथ, एक हस्बैंड कर सकता है अपनी वाइफ के साथ, एक फादर डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है अपनी बेटी पे, एक सिस्टर इन लॉ भी डोमेस्टिक वायलेंस कर सकती है, एक डॉटर इन लॉ भी डोमेस्टिक वायलेंस कर सकती है अपनी मदर इन लॉ के अगेंस्ट। तो ये सब हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप याद रखना, एनी एक्ट, ओमिशन, कमीशन, कंडक्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट। तो रेस्पोंडेंट का कोई भी एक्ट, ओमिशन, कमीशन या फिर कंडक्ट जहाँ पर उसने क्या किया, उसने कोशिश करी हार्म, इंडेंजर या फिर इंजर करने की द हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब और वेल बीइंग, इट कैन बी मेंटल और फिजिकल, ऑफ द अग्रीव्ड पर्सन, जहाँ पर उसने हार्म करने की कोशिश की हो, इंजर करने की कोशिश की हो मेंटली या फिर फिजिकली अग्रीव्ड पर्सन को, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। या फिर ज़रूरी नहीं है कि उसने ऐसा किया ही हो, अगर उसकी इच्छा हो, अगर वो करना चाहता हो और पता चल जाता है पहले से ही कि ये उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करने वाला है सो एंड सो पर्सन, तो भी वो डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। टेंट्स टू डू सो, वो करना चाहता था, वो किसी को बुरी तरीके से मार देना चाहता था जला करके, बट वो जला कर मार नहीं पाया, तो उसने क्या किया कि उसको इतने जोर से मारा कि उसको फ्रैक्चर हो गया, फिर पैरालिसिस हो गया। तो ये सब क्या हुआ, टेंड्स टू डू सो, या तो उसने हार्म या इंडेंजर किया या फिर वो करना चाहता था। देन विच इंक्लूड्स, देखिए यही इसी बारे में बात बता रही थी जब हमने प्रियम्बल पढ़ा था, विच इंक्लूड्स फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल एंड इकोनॉमिक अब्यूज़, उसी को कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। या फिर जहाँ पर रिस्पोंडेंट ने क्या किया हो, हैरेस करने की कोशिश की हो या हैरेस किया हो, हार्म, इंजर या इंडेंजर किया हो अग्रीव्ड पर्सन को, या फिर उसको या उससे जो रिलेटेड लोग हैं उनको कोर्स करने की कोशिश की हो, मतलब उनको धमकाने की कोशिश की हो, उन्हें फोर्स करने की कोशिश की हो ताकि वो जल्दी से उसकी जो अनलॉफुल डिमांड्स है उसको पूरी कर दे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अपने ससुर जी से डाउरी चाहिए था, तो उसने डराने धमकाने की कोशिश की, उसने कहा कि आपकी बेटी को मैं बहुत मारूंगा, वो उनकी बेटी को परेशान करता है, वीडियो रिकॉर्ड करके उनके भेजता है कि वो उनसे कैसे भी करके पैसे निकलवा सके, तो ये आता है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। Then the third point is threaten the aggrieved or the person related to her by doing an act as mentioned in point number 1 और 2। अगर वो कोई सा भी ऐसी हरकत करता है जहाँ पर वो हार्म, इंजर, इंडेंजर करता है लाइफ ऑफ द अग्रीव्ड पर्सन को या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स को, अगर वो ऐसा कुछ भी करता है देन इट कम्स अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। एंड लास्टली, अगर वो इंजर करता है या हार्म कॉज करता है अग्रीव्ड पर्सन को इधर मेंटली या फिर फिजिकली, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ हाथ उठाने को ही डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, अगर मेंटल टॉर्चर है तो इट ऑल्सो कम्स अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर
1 में, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 आप अच्छे से देख लीजिएगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि क्या किसी को ताने मारना, सपोज एक औरत है जो इनफर्टाइल है या किसी भी कारण मतलब बेबीज़ नहीं हो पा रहे, कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उसे रोज़ रोज़ ताने मारकर सुनाया जाता है। या फिर सपोज़ कोई विमेन है, इंडिया में हम देखते हैं कि सब लोग को एक क्या क्या कह सकते हैं उसको, बेबी बॉय चाहिए होता है। तो सब लेट सपोज कि एक औरत है, इसकी 2 लड़कियां हैं, तो उसको रोज़ ससुराल से और ताने मिलते हैं कि यू आर नॉट एबल टू बेयर अ मेल चाइल्ड फॉर आवर फैमिली। तो अगर रोज़ उसके साथ ये मेंटल टॉर्चर या क्रूएल्टी हो रहा है, देन ऑल्सो इट कम्स अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। हमें ये याद रखना है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं अंडर एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 3। आप इसे थॉरली पढ़ लीजिएगा। मैं इन सबको अभी के लिए नहीं इन डेप्थ में जाने वाली हूँ, बस आपको बता देती हूँ कि फिजिकल अब्यूज़, किसी से मारपीट करना, किकिंग, स्लैपिंग, हिटिंग, ये सब कुछ, ग्रीवियस हर्ट, ये सब कुछ आ जाता है फिजिकल अब्यूज़ में। उसके बाद में इकोनॉमिक अब्यूज़। इकोनॉमिक अब्यूज़ कैसे, एक कोई औरत है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है और काम करना चाहती है, शादी से पहले काम करती थी, बट अब उसके हस्बैंड अलाउ नहीं करते हैं। तो ये जो टर्म है अलाउ नहीं करते हैं, इट ऑल्सो कम्स अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। या फिर ऐसा कि हर हस्बैंड इज़ अर्निंग और वो अपना घर संभाल रही है, बट उसे अपनी नीड्स के लिए वो 100 रुपये भी नहीं देते हैं, देन इट कम्स अंडर इकोनॉमिक अब्यूज़। देन द नेक्स्ट थिंग इज सेक्शुअल अब्यूज़। ये तो आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि सेक्शुअल अब्यूज़ क्या होता है। किसी भी औरत को इस तरीके से डिग्रेड करना, सेक्शुअल नेचर का उसके साथ में कंडक्ट करना कि उनकी जो डिग्निटी है वो डिग्रेड हो, उसे कहते हैं सेक्शुअल अब्यूज़। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़। अब मैंने आपको बताया ना एग्जांपल्स कि शी इज़ नॉट एबल टू बेयर अ मेल चाइल्ड, या फिर उनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें काफ़ी सुनाया जाता है। या फिर कई बार आपने सुना होगा ना कि दहेज अगर किसी के घर वाले नहीं देते हैं या कम देते हैं तो ज़िंदगी भर उन्हें ताने सुनने पड़ते हैं। तो अगर वो मेंटल टॉर्चर उनके साथ रोज़ हो रहा है, देन ऑल्सो इट कम्स अंडर डोमेस्टिक वायलेंस, बिकॉज वो क्या है, एक वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ है टुवर्ड्स द अग्रीव्ड पर्सन। देन इसका एक्सप्लेनेशन 2 भी है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, टू डिटरमाइन वेदर डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ बिन कमिटेड। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही लॉ, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सेम एक्ट का हो, मतलब सेम ही एक्ट पे एप्लीकेबल हो। तो डोमेस्टिक वायलेंस है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा जब हम सारे जो केसेस हैं उनके डिफरेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देख लो, बिकॉज फेक केसेस भी वी नो होते हैं, फाइल होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। तो आफ्टर लुकिंग एट द ओवरऑल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ही डिसाइड होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या नहीं हुआ है। बिकॉज अगर आपने किसी को 1-2 बार कुछ सुना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। वो चीज़ अगर रिपीटेडली रोज़ हो रही है एक पर्सन के साथ ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम, तभी वो डोमेस्टिक वायलेंस होगा। सो दैट इज़ अबाउट सेक्शन 3। आपको याद रखना है कि कौन सा चैप्टर है और कौन सा सेक्शन है जो डिफाइन करता है डोमेस्टिक वायलेंस को। तो इसके आप याद रखिएगा, चैप्टर 2 सेक्शन 3। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी 3rd चैप्टर। चलिए अब हम देखते हैं जल्दी से सेक्शन 4। सेक्शन 4 हमें क्या बताता है कि कौन डोमेस्टिक वायलेंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, किसको कर सकता है और उनकी लायबिलिटी क्या है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन डोमेस्टिक वायलेंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। इट कैन बी एनी पर्सन, कोई भी इंसान जिस जो देख रहा हो कि किसी का डोमेस्टिक वायलेंस हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है, तो वो जाकर प्रोटेक्शन ऑफिसर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ऑफ द इंसिडेंट। सो एनी पर्सन हु हैज़ अ रीज़न टू बिलीव, ऐसे ही फालतू में नहीं, ही हैज़ टू हैव अ रीज़न टू बिलीव कि डोमेस्टिक वायलेंस हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है किसी के साथ, तो वो जाकर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कंसर्न्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को। और इसमें जो नेक्स्ट सब सेक्शन है जो कह रहा है कि जब भी कोई पर्सन गुड फेथ में आकर डोमेस्टिक वायलेंस की इंफॉर्मेशन देता है और सपोज़ वो गलत निकल जाती है, झूठी निकल जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई लायबिलिटी आएगी, क्योंकि उसने गुड फेथ में काम किया तो उसके ऊपर कोई भी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन था, वो नया एक लोकेलिटी में शिफ्ट हुआ और उसे पता नहीं था कि आसपास कौन रहते हैं। तो एक दिन वो देखता है कि सामने एक घर है, वहाँ से एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है ज़ोर ज़ोर से। तो वो डर जाता है, उसे लगता है कि किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो वो क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर को जाकर इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे देता है और वो सब लोग वहाँ उस घर में पहुँच जाते हैं। जब वो पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ तो कोई शूटिंग चल रही है।
सो अब बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन गलत निकली, क्या उस पर्सन के ऊपर कोई भी क्रिमिनल या सिविल लायबिलिटी बन सकती है? क्या उसके ऊपर केस हो सकता है? क्यों होगा? बिकॉज उसने जो भी किया उसने गुड फेथ में आकर किया, उसे लगा कि अगर किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो मैं उसे बचा सकता हूँ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, तो इसलिए उसके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। और ये कहता है हमें सेक्शन 4। अब चलते हैं सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 हमें सीधा साधा ये बताता है कि कौन रिसीव कर सकते हैं कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो पुलिस ऑफिसर के पास जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो, ये सबको पता है, बट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आप 4 लोगों के पास जाकर कंप्लेंट दे सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है। तो किस किस को दे सकते हो आप? आपको याद रखना है इसे। नंबर 1 इज पुलिस ऑफिसर, देन मजिस्ट्रेट, सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर। इन चारों लोगों के पास कभी भी आप जाकर के डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट दे सकते हो और रिसीव ये लोग करेंगे। सो देयर आर 4 पीपल हु कैन रिसीव द कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अंडर दिस एक्ट। आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन 5 हमें ये भी बताता है कि जब एक बार उन्हें कंप्लेंट मिल जाती है उसके बाद उन्हें क्या करना होगा, उनकी क्या ड्यूटी होती है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, मजिस्ट्रेट हो, प्रोटेक्शन ऑफिसर हो या सर्विस प्रोवाइडर, उनकी क्या ड्यूटी है वंस दे रिसीव द इंफॉर्मेशन ऑफ और इन्फॉर्मेशन या फिर कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो सबसे पहले उन्हें बताना होगा कि आप सेक्शन 12 के अंडर एप्लीकेशन दे के टू अ मजिस्ट्रेट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर रिलीफ क्लेम कर सकते हो। दूसरी बात उन्हें ये बतानी होगी कि आपके लिए सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटेक्शन ऑफिसर हाजिर हैं, आपको किसी भी बात की कोई भी ज़रूरत हो तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात वो उन्हें बताएंगे कि आपके पास फ्री लीगल सर्विसेज का राइट है आपके पास। और चौथी बात वो उन्हें ये बताएंगे कि जस्ट बिकॉज आपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर कंप्लेंट कर दी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और एक्ट के अंडर कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। आप सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पीनल कोड और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट दोनों के अंदर एक साथ कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके बारे में हम और इन डेप्थ आगे पढ़ेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 6 को। सेक्शन 6 किसके बारे में बात करता है? ड्यूटी ऑफ शेल्टर होम। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि शेल्टर होम कैसे प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि कौन पर्सन है जिसके कहने पर शेल्टर होम की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है टू एन अग्रीव पर्सन। तो या तो अग्रीव पर्सन खुद बोले कि उसे शेल्टर होम की ज़रूरत है, सपोज उसके ससुराल वालों ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, या फिर खुद के ही पेरेंट्स ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया किसी को, तो वो कहाँ जाकर रहेगी? उसे शेल्टर होम की ज़रूरत है, तो वो या तो खुद जाकर कहे कि उसे शेल्टर होम की ज़रूरत है, या फिर उसने अगर किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अगर कंप्लेंट दी है डोमेस्टिक वायलेंस की, तो वो भी जाकर कह सकते हैं कि सो एंड सो पर्सन जो अग्रीव्ड हैं उन्हें शेल्टर होम की ज़रूरत है। और एक बार अगर वो रिक्वेस्ट दे देते हैं टू प्रोवाइड शेल्टर होम टू सच पर्सन, देन इट इज़ कंपल्सरी, उन्हें शेल्टर होम देना ही होगा। अगर उनके पास में रूम अवेलेबल नहीं है तो वो लोग कोई और शेल्टर होम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि हमारे पास जगह नहीं है तो आपको जहाँ रहना आप रहो, ऐसा नहीं होता है। एक बार अगर अग्री पर्सन ने, प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर सर्विस प्रोवाइडर ने कह दिया कि उन्हें ज़रूरत है, रिक्वेस्ट डाल दी, देन इट इज़ कंपल्सरी टू प्रोवाइड सच अग्री पर्सन विद शेल्टर होम। एंड द सेम लाइज विद मेडिकल फैसिलिटी, जो हम देखेंगे सेक्शन 7 में। अगर कोई भी अग्रीव पर्सन, प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर सर्विस प्रोवाइडर कहता है अग्रीव पर्सन के बिहाफ पे कि उन्हें मेडिकल एड की ज़रूरत है, देन इसका मतलब ये है कि उन्हें मेडिकल एड देना ही होगा। इट इज़ कंपल्सरी कि उन्हें मेडिकल एड प्रोवाइड करनी होगी। ये दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7। अब हम आते हैं एट सेक्शन 8 जो बात करता है अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो कौन अपॉइंट करता है प्रोटेक्शन ऑफिसर को? स्टेट गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू। इसे आप मार्क कर लो कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। अब ये कितने होने चाहिए, कितने प्रोटेक्शन ऑफिसर होने चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। उन्हें लगता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में 5 चाहिए तो वो 5 प्रोवाइड कर देंगे, वो उनके ऊपर है। बट हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंटेड होते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंड एज फार एज पॉसिबल, ये कंपल्सरी नहीं है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर हमेशा एक विमेन ही होनी चाहिए। एज फार एज पॉसिबल स्टेट गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि प्रोटेक्शन ऑफिसर एक विमेन ही हो। ट्रिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि क्या एक विमेन ही हो सकती है? नहीं, कंपल्सरी नहीं है। एज फार एज पॉसिबल लिखा है, मतलब जहाँ तक हो सके एक विमेन ही होनी चाहिए।
दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 8। अब हम आते हैं सेक्शन 9 पे, विच टॉक्स अबाउट द ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, कि क्या उनकी ड्यूटी है, क्या उनके फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले जो हमें याद रखना है वो ये कि प्रोटेक्शन ऑफिसर किसको असिस्ट करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर हमेशा मजिस्ट्रेट को असिस्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि मजिस्ट्रेट कौन है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, JMFC या फिर MM, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उन दोनों में से किसी को भी वो असिस्ट कर सकते हैं जो भी उस केस में है इन्वॉल्व। The second duty of the protection officer is to make domestic incident report to the magistrate। वो रिपोर्ट जाकर देंगे मजिस्ट्रेट को। इसके लिए भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक केस लॉ बताया था प्रभा त्यागी, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई थी जो आपको देखना पड़ेगा इन द केस ऑफ प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देव। देन जब वो रिपोर्ट दे देंगे और डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट दे देंगे जब वो मजिस्ट्रेट को, तो उसकी सेम कॉपी उन्हें प्रोवाइड करनी होगी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को भी और सर्विस प्रोवाइडर को भी। तो क्या क्या काम कर सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर? सबसे पहले वो असिस्ट करते हैं मजिस्ट्रेट को। दूसरी बात, वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट देते हैं मजिस्ट्रेट को। तीसरी बात, अगर अग्रीड पर्सन ने खुद ने कंप्लेंट फाइल नहीं की है डोमेस्टिक वायलेंस की, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर अग्रीड पर्सन के कहने पे डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं अग्रीव्ड पर्सन को। उन्हें एंश्योर, और उनकी ड्यूटी क्या है? टू एंश्योर कि लीगल एड मिले अग्रीव्ड पर्सन को। उन्हें इंश्योर करना होगा कि अगर अग्रीड पर्सन को शेल्टर होम की ज़रूरत है तो शेल्टर होम मिले, अगर मेडिकल एड की ज़रूरत है तो मेडिकल एड मिले। प्लस प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास हमेशा एक लिस्ट रेडी रहनी चाहिए ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर हर एरिया में। सपोज प्रोटेक्शन ऑफिसर X एरिया में है तो उन्हें अपने आसपास के एरिया का पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर हैं, कौन से लीगल एड वाले हैं, काउंसलिंग कौन कर रहा है वहाँ पर, शेल्टर होम कितने हैं, वहाँ पर कितनी सीट्स हैं, कितने सीट्स अवेलेबल हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ कहाँ हैं जहाँ पर विक्टिम को लेके जाया जा सकता है। ये सबकी लिस्ट उनके पास में हमेशा रेडी होनी चाहिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि उन्हें ये भी इंश्योर करना होता है कि जो मॉनेटरी रिलीफ दी है कोर्ट ने वो विक्टिम को टाइम पे मिले। और फिर कोई भी ऐसी ड्यूटी हो सकती है जो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट दे, वही ड्यूटी उनकी अपनी होती है, वो ड्यूटीज़ उनको अपनी निभानी होती है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एक है हमारे लिए वो ये कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो किसके अंडर, किसके कंट्रोल में या किसके सुपरविजन में काम करता है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर हमेशा एक मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में या मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में काम करते हैं। एंड ये तो हमने देख लिया कि प्रोटेक्शन ऑफिसर किसके कंट्रोल में और किसके सुपरविजन में काम करते हैं मजिस्ट्रेट के, बट उनके ऊपर ड्यूटी कौन कौन इम्पोज कर सकता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर को ड्यूटी कौन कौन दे सकता है? मजिस्ट्रेट तो दे ही सकते हैं क्योंकि वो उनके सुपरविजन में और कंट्रोल में काम कर रहे हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है प्रोटेक्शन ऑफिसर को एनी काइंड ऑफ ड्यूटी टू परफॉर्म। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 10 विच टॉक्स अबाउट सर्विस प्रोवाइडर, कि कौन सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं। क्या कोई भी इंसान जाकर कह सकता है कि मुझे मेरे अंदर बहुत सोशल भावना है कि मुझे लोगों के लिए, औरतों के लिए कुछ अच्छा करना है, तो एक काम करता हूँ मैं सर्विस प्रोवाइडर बन जाता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंडिविजुअल इस तरीके से सर्विस प्रोवाइडर नहीं बन सकता है। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन बन सकता है? कोई भी वॉलंटरी एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड हो। किसके अंडर रजिस्टर्ड हो? या तो वो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो, या फिर वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, या फिर कोई भी ऐसा लॉ जो उस टाइम पे था जिसके अंडर रजिस्ट्रेशन होती हो ऑफ कंपनी। तो क्या हो सकता है? वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रजिस्टर कर सकती है। तो वो रजिस्टर कर सकती है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट या फिर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो और अगर उन्हें सर्विस प्रोवाइडर बनना है तो उनका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उन्हें बताना होगा कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एंड देयर राइट्स एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट, तो तभी जाकर वो सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। और उन्हें किसके अंडर रजिस्ट्रेशन करना होगा? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। अगर वो रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी कंपनीज एक्ट के अंदर या सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, तब भी उन्हें जाकर के एज ए सर्विस प्रोवाइडर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर करना होगा कि वी विल नाउ बी वर्किंग फॉर द अग्रीव्ड पर्सन्स टू प्रोवाइड देम विथ लीगल एड, मेडिकल फैसिलिटी, फाइनेंशियल एड और एनी अदर एड, कुछ भी हो सकता है। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन हो सकते हैं ये हमें बताता है सेक्शन 10। इंपॉर्टेंट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी है, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर की ड्यूटी क्या होती है।
सबसे पहले वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट दे सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं वो, और उसकी कॉपी फॉरवर्ड करेंगे मजिस्ट्रेट को और प्रोटेक्शन ऑफिसर को। उसके बाद सेकेंडली वो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम होता है वही इनका भी होता है कि अगर कोई भी अग्रीव्ड वीमेन है, क्योंकि अग्रीव्ड वीमेन किसी को भी जाके डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट दे सकती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी दे सकती है, हमने अभी पढ़ा, मजिस्ट्रेट को भी दे सकती है, पुलिस ऑफिसर को भी दे सकती है और सर्विस प्रोवाइडर को भी दे सकती है। तो अगर सर्विस प्रोवाइडर के पास गई है तो उनको भी ध्यान रखना होगा कि अगर वीमेन को मेडिकल एड की ज़रूरत है तो उसे वो प्रोवाइड करवाएं, अगर उसे शेल्टर होम की ज़रूरत है तो उसे शेल्टर होम प्रोवाइड करवाया जाए। तो यही सारे काम हैं ऑफ दी सर्विस प्रोवाइडर। और सर्विस प्रोवाइडर अगर काम कर रहा है इन गुड फेथ और उनसे कोई भी गलती हो जाती है तो उनकी कोई भी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है। दैट इज़ ऑल अबाउट इट। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन 11 विच टॉक्स अबाउट द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ से प्री का एक बहुत इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चन है जो बहुत बार फ्रेम किया जा चुका है, तो चलिए उसे हम डिस्कस करते हैं। सो सेक्शन 11 क्या कहता है? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर द फॉलोइंग थिंग्स, जो इस सेक्शन में प्रोवाइड की गई है। अगर हमने थोड़ी देर पहले आपने ध्यान दिया हो जब हम पढ़ रहे थे तब उसमें क्या कहा था उन्होंने कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है? बिकॉज हमें कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि किसके पास ड्यूटी होती है अवेयरनेस स्प्रेड करने की, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स पीरियडिकली ऑर्गेनाइज करने की, इंस्टीट्यूशंस जो है उसमें कोऑर्डिनेशंस बैठाने की, या फिर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और जो NGOs हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो काम कर रहे हैं, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वो कोऑर्डिनेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स कौन बनाएंगे, ये किसकी ड्यूटी है? तो हम अगर कंफ्यूज हो जाएंगे उस बात को ध्यान में रखिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर को तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, इसका मतलब इस एक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास ये ड्यूटी है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के पास ड्यूटी है कि वो लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स अवेयरनेस स्प्रेड करें, पीरियडिकली सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स लेकर आए अपने ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस, एंड जो भी उनका काम है कोऑर्डिनेशन का या फिर प्रॉपर प्रोटोकॉल्स बनाना, वो सारे काम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के हैं। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 11। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, दैट इज चैप्टर 4, जो इक्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 12 जो बात करता है ऑफ एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। जब भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर किसी अग्रीव्ड पर्सन को रिलीफ चाहिए होता है, अब कौन से रिलीफ मिलते हैं उनको, कौन से ऑर्डर्स पास होते हैं, कौन से ऑर्डर्स पास करते हैं मजिस्ट्रेट, वो हम आगे देखेंगे। तो एप्लीकेशन जब भी दी जाती है तो वो एप्लीकेशन दी जाती है अंडर सेक्शन 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा। सो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये कि हु कैन प्रेजेंट एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 बिफोर द मजिस्ट्रेट टू सीक रिलीफ अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। कौन है जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अंडर सेक्शन 12 मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर सकता है एप्लीकेशन फॉर रिलीफ? तो इट कैन बी एन अग्रीव्ड पर्सन, या फिर अग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर, या फिर सर्विस प्रोवाइडर। तो देर आर 3 पर्सन्स जो अंडर सेक्शन 12 एप्लीकेशन दे सकते हैं टू द मजिस्ट्रेट टू सीक रिलीफ। कौन कौन है वो? अग्रीव्ड पर्सन, सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर। एंड जब भी मजिस्ट्रेट कोई भी ऑर्डर पास करेंगे अंडर सेक्शन 12 तो उन्हें सबसे पहले डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को ध्यान में रखना होगा जो उन्हें प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर सर्विस प्रोवाइडर ने प्रोवाइड की है। उसके बाद आते हैं, देखिए आप सेक्शन 12 का सब सेक्शन 4 एंड 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आज तक बन चुके हैं, मतलब सेम क्वेश्चन बन चुके हैं, बट बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार ये पूछा गया है। वो क्या है कि द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग शैल बी फिक्स्ड, it is section 12 subsection 4, the first date of hearing shall be fixed by the magistrate which shall not go beyond 3 days from the date of receipt of the application by the court। जैसे ही सेक्शन 12 के अंदर कोर्ट को एप्लीकेशन मिल जाती है कि किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो मजिस्ट्रेट को 3 दिन के अंदर अंदर पहली हियरिंग लेनी होती है। 3 days, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 days कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट, बाय द कोर्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। देन सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर ये कहता है कि द मजिस्ट्रेट शैल ट्राई हिज बेस्ट। अगर सेक्शन 12 के अंदर उनके पास एप्लीकेशन आई है तो मजिस्ट्रेट शैल ट्राई हिज बेस्ट टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन
विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर, फर्स्ट हियरिंग होने के बाद 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट को अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए कि वो उस केस को डिस्पोज ऑफ कर सके। सेक्शन 12 हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता है। 3 डेज मैंने आपके लिए ब्रैकेट्स लगा दी हैं, ये भी आपको याद रखना है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट एंड फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। तो 3 डेज एंड 60 डेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 13 जो बात करता है अबाउट सर्विस ऑफ नोटिस। तो जैसे ही मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने डेट फिक्स कर ली है फर्स्ट हियरिंग की या फिर दूसरी हियरिंग की, तो इसका नोटिस दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? अग्रीव्ड पर्सन को, रेस्पोंडेंट को, या फिर जो भी रिलेटेड है इस केस से उन्हें नोटिस प्रोवाइड किया जाएगा, नोटिस सर्व किया जाएगा। और ये नोटिस कौन सर्व करेगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्व करेगा। Then the next important section is section 14 which talks about counseling. What kind of counseling? ये हम अभी देखते हैं। So the magistrate may, कब? At any stage of the proceeding। कभी कभी होता है कि प्रोसीडिंग के पहले, प्रोसीडिंग के बाद, कुछ कुछ एक्ट्स में, बट आपको इसमें याद रखना है कि एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि पार्टीज़ को दोनों को साथ में या फिर अलग अलग काउंसलिंग के लिए भेजने की ज़रूरत है, तो मजिस्ट्रेट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग उन्हें काउंसलिंग के लिए भेज सकता है। दोनों को साथ में भी भेज सकता है, दोनों को अलग अलग भी भेज सकता है, विथ अ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड सर्विस प्रोवाइडर। जिसके पास भेजेगा वो सर्विस प्रोवाइडर जो उनको काउंसलिंग देगा वो क्वालिफाइड होना चाहिए और एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। और जब वो उन्हें काउंसलिंग के लिए भेज देंगे उसके बाद द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑफ द केस विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 months। काउंसलिंग में भेजने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट को वापस से सुनवाई करनी होगी उनके केस की। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 months, 2 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक बार काउंसलिंग हो जाए उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट वापस से उन्हें सुनेगा। Then let's come to the next section, that is section 16 जो बात करता है अबाउट इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की। वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है। अगर अग्रीव्ड पर्सन या फिर रिस्पोंडेंट दोनों में से कोई भी पार्टी को ये लगता है कि या वो उनकी इच्छा होती है कि जो प्रोसीडिंग्स है वो इन कैमरा हो, बंद कमरे में हो। इन कैमरा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैमरे के सामने, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन कैमरे का मतलब क्या है कि वहाँ पर सिर्फ उनके जो अटॉर्नीज़ हैं वही शामिल होंगे और मजिस्ट्रेट होंगे और दोनों पार्टीज़ होंगी। उसके अलावा कोर्ट रूम में से सबको बाहर निकाल दिया जाता है, उसे कहते हैं इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। तो अगर दोनों पार्टी में से किसी को भी लगता है या उनकी इच्छा होती है कि प्रोसीडिंग्स इन कैमरा हो, तो कोर्ट उन्हें, अगर कोर्ट को सही लगे तो कोर्ट इन कैमरा प्रोसीडिंग्स भी कर सकती है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सेक्शन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो इन कैमरा प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है। देन इट इज़ सेक्शन 16, याद रखिएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि मजिस्ट्रेट के ऊपर किसी बात का दबाव नहीं है। अगर पार्टी ने कह दिया कि उसको इन कैमरा प्रोसीडिंग चाहिए तो मजिस्ट्रेट के ऊपर दबाव नहीं है। अगर उन्हें सही लगता है वो तो ही अलाउ करेंगे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के लिए। अब जब हम देखने वाले हैं जिन सेक्शंस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेक्शन 12 के अंडर एक बार अगर डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट एप्लीकेशन फाइल की कर दी गई है बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? रिलीफ दे सकते हैं। वो रिलीफ कैसे देते हैं? ऑर्डर पास करके। अब वो कौन से ऑर्डर्स पास कर सकते हैं वो अब आने वाले सेक्शंस में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है सेक्शन 17, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी है, आपको याद रखना है। सेक्शन 17 में बात की गई है अबाउट राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। अगर एक विमेन डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह चुकी है, हम लोग इन सारे टर्म्स को अब डिस्कस कर चुके हैं कि अग्रीव्ड पर्सन कौन है, रेस्पोंडेंट कौन है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होती है, शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है। तो मैं इसे वापस अब एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सीधे सीधे एक्सप्लेन करते चली जाऊँगी। सो जो भी विमेन एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह चुकी है उसका पूरा पूरा अधिकार है शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का। उसे बाहर वहाँ से निकाल कर नहीं फेंका जा सकता है। इसके ऊपर एक केस भी हुआ था कि एक विमेन थी, उसके साथ पहले डोमेस्टिक वायलेंस हुआ बिकॉज उसके जो ससुराल वाले थे उन्हें डाउरी चाहिए था। डाउरी उसके फादर ने पे किया था ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, बट उन्हें और चाहिए था। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर आ ही नहीं रहा तो क्या करें, एक काम करो, उसको घर से बाहर निकाल दो। तो वो क्या करते हैं, उस विमेन को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो सेक्शन 17 क्या कहता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का? मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकता है कि तुम किसी भी अग्रीव्ड वुमेन को उसके शेयर्ड हाउस होल्ड से बाहर नहीं निकाल सकते हो। अगर वो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है तो फिर उसको शेयर्ड हाउस होल्ड से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसका उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट है, अधिकार है या नहीं है।
ससुराल में वो ससुराल हो या फिर अपने हस्बैंड के साथ रह रही हो, कोई कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर वो रह रही है इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट, तो वही उसका शेयर्ड हाउस होल्ड है। ठीक है, तो उसके पास पूरा पूरा अधिकार है टू रिसाइड इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। उसको वहाँ से कोई भी निकाल नहीं सकता है, एविक्ट नहीं कर सकता है, एक्सक्लूड नहीं कर सकता है। अगर ऐसा किया तो कोर्ट ऑर्डर पास करके उसे वापस से अपना अधिकार दिला सकती है कि सपोज एक वुमेन को उसके घर से बाहर निकाल दिया गया, हो सकता है कि बेटी को भी अपने घर से बाहर निकाल दिया जाए, तो अगर बेटी जाकर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर सेक्शन 12 के अंडर एप्लीकेशन फाइल करती है बिफोर मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं उनको। कैसे? ऑर्डर पास करके कि शी हैज़ अ राइट टू डिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड, इसको आपको अपने घर में रखना ही पड़ेगा, आप इन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंडेक्स बेस्ड भी है। अब जो भी हम सेक्शंस पढ़ रहे हैं ना ऑर्डर्स वाले, इसके आपको सेक्शन नंबर्स भी याद रखने होंगे। सेक्शन 17 हो गया, अब सेक्शन 18 की बात करते हैं। सेक्शन 18 बात करता है अबाउट प्रोटेक्शन ऑफिसर, सॉरी प्रोटेक्शन ऑर्डर। सर प्रोटेक्शन ऑर्डर में क्या है? जब भी एक मजिस्ट्रेट हियरिंग हो जाती है, जब भी मजिस्ट्रेट दोनों पार्टीज़ को सुन लेते हैं और उन्हें प्राइमा फेसी मतलब देखते ही ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो चुका है या हो सकता है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि दोनों पार्टीज को सुनने के बाद प्राइमा फेसी, अभी तक ये पूरी तरीके से पता नहीं चला है, फाइनल हियरिंग नहीं हुई है अभी तक कि डोमेस्टिक वायलेंस किया है या नहीं किया है। अगर मजिस्ट्रेट को दोनों पार्टीज को सुन के ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या हो सकता है, तो वो प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकते हैं। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करके वो क्या क्या रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं एक अग्रीव पर्सन को, वो हम अभी देखते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करके मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? रेस्पोंडेंट को प्रोहिबिट कर सकते हैं कि भैया तुम अग्रीव पर्सन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकते हो, तुम किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस या उससे रिलेटेड ऑफेंस को अबेट या एड नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग होते हैं, सपोज हस्बैंड ने डोमेस्टिक वायलेंस किया अपनी वाइफ के साथ, बट हस्बैंड के साथ उसके उस घर में और भी बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। हस्बैंड की मदर होती है, सिस्टर भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, हस्बैंड के फादर हो सकते हैं, जॉइंट फैमिली में और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो इससे क्या होता है कि सपोज हस्बैंड ने सिर्फ मारपीट किया, टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर किया, बट जो बाकी लोग हैं वो भी तो हेल्प कर सकते हैं ना, एड कर सकते हैं, अबेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोर्ट क्या करती है? कोर्ट को अगर लगता है कि किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, तो कोर्ट उन्हें क्या कर सकती है? प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करके कह सकती है कि तुम ना तो डोमेस्टिक वायलेंस कर सकते हो, वी प्रोहिबिट यू, ना तुम एड या अबेट कर सकते हो उस ऑफेंस को। कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करके एक रिस्पोंडेंट को रोक सकता है अग्रीव पर्सन जहाँ रह रहा है वहाँ एंटर करने से, और अग्रीव पर्सन अगर कोई बच्चा है, चाइल्ड है, तो वो रोक सकता है प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करके कि आप वो बच्चा जहाँ पढ़ रहा है, या फ्रीक्वेंटली सपोज बच्चा ट्यूशन जाता है तो आप वहाँ नहीं जाओगे उस एरिया में। सपोज अग्रीव पर्सन एक वीमेन है, तो जहाँ वो काम कर रही है उसके प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आप नहीं जा सकते, उसके घर में आप नहीं घुस सकते, तो प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करके कोर्ट ये भी रिलीफ प्रोवाइड करवा सकती है। उसके बाद कोर्ट ये भी कह सकती है कि आप उस पर्सन से, अग्रीव्ड पर्सन से ओरली, इन रिटन, पर्सनली, ईमेल लिख के, व्हाट्सएप करके, वीडियो कॉल करके कैसे भी बात नहीं कर सकते हो। अगर कोर्ट ये ऑर्डर पास करती है तो यू कैन डू दैट। इसके बाद कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करके रिस्पोंडेंट को रोक सकती है कि वो कोई भी उनका बैंक अकाउंट हो, बैंक लॉकर हो, या फिर उनका कोई भी प्रॉपर्टी हो, ना वो उसको बेच सकते हैं, ना बैंक अकाउंट, बैंक लॉकर को एक्सेस कर सकते हैं। कोर्ट अगर चाहे तो वो रोक सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो बैंक अकाउंट और बैंक लॉकर में अग्रीव्ड पर्सन का भी हिस्सा हो या वो भी एंजॉय करते हो, उसको ज़रूरी नहीं है। अगर सिर्फ रेस्पोंडेंट का भी है तो भी बैंक उन्हें रोक सकती, कोर्ट उन्हें रोक सकती है प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करके। उसके बाद कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर पास सिर्फ और सिर्फ अग्रीव्ड वीमेन के लिए नहीं करती है। लेट्स सपोज कि अग्रीव्ड वीमेन के कुछ सपोर्टर्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हेल्प की थी कंप्लेंट फाइल करवाने में। अब जो रिस्पोंडेंट है वो उन्हें भी परेशान कर रहा है, तो कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करके प्रोहिबिट कर सकते हैं रेस्पोंडेंट को उन्हें भी परेशान करने से, कि जो अग्रीव्ड पर्सन है उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनके बच्चे हुए या फिर उनके रिलेटिव्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं, आप उनको भी हार्म नहीं करोगे। या फिर कोई भी कमिटिंग एनी अदर एक्ट स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, या फिर कोर्ट उन्हें कोई भी ऐसा एक्ट करने से रोक सकते हैं जो कोर्ट ऑर्डर में लिखकर पास कर दे। सो दैट इज ऑल अबाउट प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या है? बेसिकली वो अग्रीव्ड पर्सन को प्रोटेक्ट करते हैं
फ्रॉम एवरी मीन्स जिससे रेस्पोंडेंट उनसे दूर रहे, वो ना उनसे बात करे, ना वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ तक पहुँच पाए, ना वो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं उन्हें हार्म कर सके, ना वो उनके स्त्रीधन को कुछ वो कर सके, लूट सके कि भाई स्त्रीधन था अब तो ये हमारा हुआ, ऐसा नहीं कर सकते। तो कोर्ट कुछ भी करके प्रोटेक्शन ऑर्डर कैसा भी पास कर सकते हैं जो कोर्ट को सही लगता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन 19 व्हिच टॉक्स अबाउट रेजिडेंस ऑर्डर। अभी रेजिडेंस ऑर्डर क्या है आपको ये भी याद रखना है, जब भी हम इन सेक्शंस को पढ़ेंगे ना तो कोर्ट कब इन ऑर्डर्स को पास कर सकती है। प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए मैंने आपको क्या कहा, जब भी दोनों पार्टीज को सुन के कोर्ट को प्राइमा फेसी ये लगे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है, तो कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकती है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। बट रेजिडेंस ऑर्डर कब पास कर सकती है, वाइल डिस्पोजिंग एन एप्लीकेशन। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है कि किसी से डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, देन वो रेजिडेंस ऑर्डर पास कर सकते हैं। अब रेजिडेंस ऑर्डर में वो क्या बोल सकते हैं, नंबर 1, रेस्ट्रेनिंग द रेस्पोंडेंट फ्रॉम डिस्पोजेसिंग और डिस्टर्बिंग द पोजेशन ऑफ अग्रीड पर्सन फ्रॉम द शेयर्ड हाउसहोल्ड। वो प्रोहिबिट कर सकते हैं रेस्पोंडेंट को कि भैया तुम अग्रीव्ड पर्सन को शेयर्ड हाउस होल्ड से बाहर धक्के मार के नहीं निकाल सकते हो, बिकॉज उसका भी राइट है उसमें रहने का। सो आप उसको डिस्पोजेस नहीं कर सकते हो या डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत बार ऐसा केसेस होते हैं जहाँ पर लेट सपोज कि एक बिल्डिंग है जिसमें 3 फ्लोर्स हैं और उसमें बहुत सारे रूम्स हैं और एक विमेन है जिसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो कोर्ट क्या ऑर्डर पास करती है कि लेट सपोज 3rd फ्लोर का 2 रूम है और ऐसा ऐसा ये जो पोर्शन है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अग्रीड विमेन रहेगी, यहाँ पर कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। कोर्ट ऐसे ऑर्डर्स भी पास करती है। तो इसलिए और तो वो किस में आता है, वो रेजिडेंस ऑर्डर में आता है। कोर्ट रेजिडेंस ऑर्डर पास करके क्या बोल सकती है कि आप रेस्पोंडेंट को परेशान नहीं कर सकते हो, आप रेस्पोंडेंट को डिसपोजेस नहीं कर सकते हो, घर से बाहर नहीं निकाल सकते हो, जहाँ पर वो एक शेयर्ड हाउस होल्ड में एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आपके साथ रह रही है। दूसरी बात, डायरेक्ट रेस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड और सच ऑर्डर कैन बी पास्ड अगेंस्ट अ विमेन। दूसरी रेस्पोंडेंट रेजिडेंस ऑर्डर में कोर्ट रेस्पोंडेंट को भी ऑर्डर पास कर सकता है कि जहाँ अग्रीव्ड पर्सन रह रही है वहाँ आप नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जहाँ अग्रीड पर्सन और रेस्पोंडेंट एक शेयर हाउस होल्ड में रह रहे थे, अगर कोर्ट को लगता है व्हाइल डिस्पोजिंग द केस कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो रेजिडेंस ऑर्डर पास करके रेस्पोंडेंट को अपने ही घर से बाहर निकाल सकते हैं कि आप जाके कहीं और रहिए। बट प्रोवाइजो में क्या प्रोवाइडेड है कि अगर रेस्पोंडेंट एक विमेन है तो एक औरत को आप घर से बाहर नहीं निकाल सकती, वो कहाँ जाएगी। तो अगर सपोज एक सास ने डोमेस्टिक वायलेंस किया है अपनी बहू के साथ, या बहू ने डोमेस्टिक वायलेंस किया है सास के साथ, तो उन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते। बट उसके जगह अगर कोई मेल पर्सन है तो उन्हें कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि भैया आप अपना जाके कोई और रहने का ठिकाना ढूंढो, आप यहाँ पर अग्रीव्ड पर्सन के साथ नहीं रह सकते हैं। उसके बाद रेस्ट्रेनिंग द रेस्पोंडेंट और हिज रिलेटिव फ्रॉम एंटरिंग द पोर्शन ऑफ शेयर्ड हाउस होल्ड वेयर अग्रीव्ड डिसाइड। ये आपको पहले भी मैंने आपको बता दिया कि वो जो पोर्शन जहाँ पर शेयर्ड हाउस होल्ड का जो पोर्शन है जहाँ पर अग्रीड पर्सन रह रही है, कोर्ट रेजिडेंस ऑर्डर पास करके रोक सकती है रेस्पोंडेंट को और उसके रिलेटिव्स को कि तुम अंदर एंटर नहीं होगे। उसके बाद रिस्ट्रेनिंग द रेस्पोंडेंट फ्रॉम एलिनेटिंग डिस्पोजिंग ऑफ द शेयर्ड हाउस होल्ड। मैंने आपको बता दिया कि वो रेस्पोंडेंट को जो रेस्पोंडेंट है वो शेयर्ड हाउस होल्ड में जहाँ पर रह रहा है वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता है, एलिनेट नहीं कर सकता है, ये भी आता है अंडर रेजिडेंस ऑर्डर। देन सब सेक्शन 5 फिफ्थ बात क्या है, रेस्ट्रेनिंग द रेस्पोंडेंट फ्रॉम रिनाउंसिंग हिज राइट्स इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। अब लेट सपोज कि एक रेस्पोंडेंट है, उसको पता है कि उस डोमेस्टिक वायलेंस उसने कमिट किया है और कोर्ट उसके खिलाफ ऑर्डर भी देने वाली है, तो वो क्या सोचता है कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि अगर वो अग्रीव्ड पर्सन है वो मेरे घर में आकर हिस्सा मांग ले, तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं अपना हिस्सा खुद ही छोड़ देता हूँ कि भैया मेरा तो इस घर में कोई लेना देना ही नहीं है, तो जब अगर मेरा लेना देना नहीं होगा तो फिर वो राइट कैसे मांगेगी। तो कोर्ट कहता है कि आप नहीं कर सकते हो ऐसा, आप अपने राइट्स को रिनाउंस नहीं कर सकते हो शेयर्ड हाउस होल्ड में से अनटिल एंड अनलेस मजिस्ट्रेट खुद आपको परमिशन दे। या फिर रेजिडेंस ऑर्डर में कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है रेस्पोंडेंट को ये कहकर कि आप खुद ढूंढ कर देंगे अग्रीड पर्सन के लिए सूटेबल होम, और आप जो ऑल्टरनेट एकोमोडेशन ढूंढ के दोगे वो वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले वो 4 BHK में रहती थी या महलों में रहती थी और आपको कोर्ट ने कहा कि आप रेजिडेंस ऑर्डर पास किया कोर्ट ने और कहा कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस किया है उनके साथ, अब वो आपके साथ नहीं रहेंगी, तो आप जाकर इनके लिए ऑल्टरनेट एकोमोडेशन ढूंढ दें। अब आप क्या करते हो कि वो रहती थी पहले महलों में, आप जाकर उनके लिए लेते हो अब एक झोपड़ी या फिर कह लो 1 BHK टाइप्स, तो ऐसा नहीं चलेगा। जिस कंडीशन में जिस सिचुएशन में वो पहले रह रही थी
उसी टाइप का आपको उनको घर ढूंढ कर देना होगा। सो ये आता है अंडर रेजिडेंस ऑर्डर। और कोर्ट आपको ये भी कह सकती है, आपको मीन्स रिस्पोंडेंट को ये भी कह सकती है कि यू विल हैव टू पे द रेंट ऑफ द फ्लैट या फिर हाउस जहाँ पर एग्रीड पर्सन रहती है, तो उन्हें वो भी देना होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट रेजिडेंस ऑर्डर। अब आते हैं मॉनेटरी रिलीफ पे। मॉनेटरी रिलीफ का मतलब आपको समझ में आएगी होगा, मॉनेटरी सुन के कि यहाँ पे पैसे की बात हो रही है। बट क्यों, किस बात का पैसा देना है? नंबर 1, to meet the expenses incurred and losses suffered by the aggrieved and child of the aggrieved। जो भी उनके खर्चे हुए हैं, जो भी उनका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकती है रिस्पोंडेंट को कि आपको मॉनेटरी रिलीफ प्रोवाइड करना होगा अग्रीव्ड पर्सन को या फिर अग्रीव्ड पर्सन के बच्चे को। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस हुआ और जो रिस्पोंडेंट हैं उन्होंने बड़ा सा टीवी था, बड़ा सा फ्रिज था घर में, बहुत बड़ी सी वॉशिंग मशीन थी, सब कुछ फोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ ना अग्रीव्ड पर्सन का। सो कोर्ट मॉनेटरी और रिलीफ का ऑर्डर दे करके कह सकती है रिस्पोंडेंट को कि आपको इसका पूरा खर्चा देना पड़ेगा। नॉट ओनली टू द अग्रीव्ड, बट अगर उनका कोई बच्चा है तो उसका भी उनको खर्चा देना पड़ेगा, मॉनेटरी रिलीफ देना पड़ेगा। और ये मॉनेटरी रिलीफ कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी फेयर, एडिक्वेट एंड रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट विद द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू विच अग्रीव्ड इज अकस्टम्ड। यही जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मॉनेटरी रिलीफ कोर्ट देने के लिए कहेगी वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो एडिक्वेट, फेयर और रीजनेबल हो। लेट सपोज कि जिसको भी कोर्ट मॉनेटरी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए वो कह रही है, जो अग्रीव वुमेन थी, शी वॉज वेरी वेरी रिच और वो बहुत अच्छे लेविश लाइफस्टाइल को जी रही थी। अब कोर्ट ने कह दिया उनके रेस्पोंडेंट को जिन्होंने उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया कि आप इन्हें मंथली 2000 रुपये पे करेंगे। तो क्या उस 2000 से उनका वो जो लेविश लाइफस्टाइल था वो चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए कोर्ट कोई भी मॉनेटरी रिलीफ अगर देने के लिए बोलती है तो वो एडिक्वेट, फेयर और रिजनेबल होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि जो जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से अकस्टम्ड है अग्रीव पर्सन वो उतना ही होना चाहिए। और ये जो पैसा मॉनेटरी रिलीफ है वो कोर्ट देने के लिए कहेंगी रिस्पोंडेंट को, वो मंथली भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो एक बार भी ले सकते हैं, मतलब किस्तों में भी दे सकते हैं वो उसको, और एक बार में भी दे सकते हैं। और अगर रेस्पोंडेंट एक बार कोर्ट ने अगर मॉनेटरी रिलीफ के लिए ऑर्डर पास कर दिया और रेस्पोंडेंट फेल्स टू पे दैट अमाउंट, तो कोर्ट क्या कर सकती है, जहाँ पर भी वो रेस्पोंडेंट काम करते हैं, ठीक है, या फिर सपोज कि रेस्पोंडेंट ने किसी को पैसे उधार दे के रखे थे और कोर्ट को ये बात पता चली, तो कोर्ट क्या कर सकता है कि जाकर उनके जो डेटर थे जिनको उन्होंने पैसे दे के रखे हैं या फिर जिनके एम्प्लॉयर हैं उनको जाके कह सकते हैं कि उसको सैलरी देने से पहले या आप जो उनको पैसे लौटाएंगे उससे पहले दिस मच पोर्शन या फिर दिस मच अमाउंट यू विल हैव टू गिव टू द अग्रीव्ड पर्सन। तो ऐसा भी कोर्ट कर सकती है। द रिलीफ मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस। ये रिलीफ क्यों मिलेगा? फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस, एक्सपेंसेस, डिस्ट्रक्शन, डैमेज, रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस ऑफ अग्रीव्ड एंड देयर चिल्ड्रन एक्सेट्रा। तो मॉनेटरी रिलीफ इन सारी चीज़ों के लिए मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, उसमें फिजिकल अब्यूज़ हुआ, फिजिकल वायलेंस हुआ, मारपीट हुई, उसमें दैट लेडी वॉज वेयरिंग मंगलसूत्र विच वॉज वर्थ ₹6 lakhs। लेट सपोज 6 लाख का उसने मंगलसूत्र पहन के रखा था जो रिस्पोंडेंट ने खींचा और वो टूट गया, तो आपको उसका भी एक्सपेंसेस देना होगा बिकॉज आपने डिस्ट्रॉय किया है किसी चीज़ को। तो आप अगर रिस्पोंडेंट अगर कोई भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं या फिर रिमूव करते हैं उस प्रॉपर्टी को, लेट सपोज कि उनका श्रीधर लेकर भाग गए, तो उन्हें वापस देना होगा। मॉनेटरी रिलीफ प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, और मेंटेनेंस तो देना ही होगा, नॉट ओनली टू द अग्रीव्ड बट ऑल्सो टू देयर चिल्ड्रन। दैट इज ऑल अबाउट मॉनेटरी रिलीफ। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हो। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो पसंद आ रही है, देन प्लीज़ टेक आउट जस्ट 2 seconds एंड लाइक द वीडियो। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए, और कंसिडर सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। अब आते हैं हम सेक्शन 21 पे, विच टॉक्स अबाउट कस्टडी ऑर्डर। तो कस्टडी ऑर्डर क्या है? जो हम ऑर्डर्स पढ़ रहे हैं ना, रेजिडेंस ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ, वैसे ही कोर्ट
के पास अगर अंडर सेक्शन 12 एप्लीकेशन गई है तो कोर्ट ऑर्डर पास कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकता है ऑफ कस्टडी। कस्टडी में मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, वो जो अग्रीव्ड पर्सन है उसको टेम्पररी कस्टडी प्रोवाइड कर सकते हैं मजिस्ट्रेट। और वो तक भी कह सकते हैं कि जो रेस्पोंडेंट है अगर लगता है उन्हें कि रेस्पोंडेंट का मिलना उस बच्चे से हार्मफुल होगा, रेस्पोंडेंट को नहीं मिलने देना चाहिए, तो कोर्ट ये भी कह सकती है कि जब तक फर्दर नोटिस नहीं देती है कोर्ट तब तक रेस्पोंडेंट उस बच्चे से नहीं मिलेंगे। और अगर कोर्ट अलाउ करती है तो कोर्ट प्रॉपर प्लेस एंड टाइमिंग डिसाइड करके बताएगी कि रेस्पोंडेंट कब उस बच्चे से और कहाँ उस बच्चे से कितने वक्त के लिए मिल सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कस्टडी ऑर्डर। कोर्ट कस्टडी ऑर्डर भी पास कर सकती है बच्चे की। देन अब आते हैं लास्ट ऑर्डर पे जो कोर्ट पास कर सकती है, दैट इज़ कॉम्पनसेशन ऑर्डर। मॉनेटरी रिलीफ और कॉम्पनसेशन ऑर्डर दोनों अलग अलग है। आपको लगेगा कि अगर लेट्स सपोज कोर्ट ने मॉनेटरी रिलीफ दे दिया तो क्या कोर्ट कॉम्पनसेशन ऑर्डर देगा? हाँ, दोनों एक साथ भी मिल सकता है। मॉनेटरी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि मॉनेटरी रिलीफ और कॉम्पनसेशन ऑर्डर दोनों साथ में पास किए जा सकते हैं। सो कॉम्पनसेशन बेसिकली किसके दिया जाता है, मैंने आपको बताया मॉनेटरी रिलीफ किस लिए, मेंटेनेंस के लिए। जो भी नुकसान रेस्पोंडेंट ने किया है, डैमेज किया है, डिस्ट्रक्ट किया है, लेके भाग गए, उस चीज़ के लिए पैसा देंगे तो वो आएगा मॉनेटरी रिलीफ में। बट कॉम्पनसेशन किस चीज़ के लिए देते हैं, वो उन्होंने जो फिजिकल इमोशनल परेशान किया है, फिजिकली इमोशनली अब्यूज़ किया है उस पर्सन को, उसके लिए उनको जो इंजरीज हुई है, जो टॉर्चर हुआ है, अगर वो डिप्रेशन में चली गई हैं, उन सारी चीज़ों के लिए he or she will provide the compensation जो कोर्ट ऑर्डर पास करेगी अंडर सेक्शन 12 एप्लीकेशन जो फाइल हुई, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर दे सकती है ऑफ कॉम्पनसेशन ऑर्डर, जहाँ पर कोर्ट कहेगी कि आपको कॉम्पनसेशन सो एंड सो प्रोवाइड करना होगा टू द अग्रीव पर्सन फॉर ऑल द मेंटल और फिजिकल और इमोशनल अब्यूज या फिर टॉर्चर और इंजरी जो आपने उनके साथ में किया है थ्रू आउट द एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस विच यू हैव कमिटेड। That is all about section 22. Now let's come to section 23 जो बात करता है about power to grant interim order and ex parte order. इस एक्ट का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है। क्यों होता है? बिकॉज अगर एक विमेन बस एक बार एक एफिडेविट पे लिख के दे दे कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो चुका है या हो रहा है या हो सकता है, तो कोर्ट एक्स पार्टे ऑर्डर दे सकती है फॉर रिलीफ। एंड ये बहुत बार मिसयूज़ हो चुका है और होते आ रहा है। सो ये आपको याद रखना है कि क्या कोर्ट पास कर सकती है, ग्रैंड इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है, फिर एक्स पार्टे ऑर्डर दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। कैसे दे सकती है? जस्ट अपॉन एन एफिडेविट गिवन बाय और सबमिटेड बाय द विमेन। अगर एक विमेन ने एफिडेविट सबमिट किया है तो उस एफिडेविट के बेसिस पे कोर्ट इंटरिम ऑर्डर दे सकती है या फिर एक्स पार्टे ऑर्डर दे सकती है। देन सेक्शन 24 इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 24 बस इतना कहता है कि जो भी कोर्ट ऑर्डर पास कर रही है उसकी जो कॉपीज़ होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्ट प्रोवाइड करेगी। किस किस को प्रोवाइड करेगी? जो दोनों पार्टीज है, अग्रीव पर्सन है, रेस्पोंडेंट है, पुलिस ऑफिसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर है, उन सबको एक एक कॉपीज़ प्रोवाइड करेंगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। नॉट सो इम्पॉर्टेंट। देन द नेक्स्ट थिंग इज सेक्शन 25 ड्यूरेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ ऑर्डर। सपोज़ कि कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर दिया, तो ये ऑर्डर कब तक रहेगा, इम्प्लीमेंटेड रहेगा प्रोटेक्शन ऑर्डर? सो प्रोटेक्शन ऑर्डर कब तक फोर्स में रहेगा? जब तक अग्रीव पर्सन डिस्चार्ज के लिए अप्लाई नहीं करते। अग्रीव बोलेगा कि नहीं, पहले मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने डिस्चार्ज एप्लीकेशन दे दिया कि अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है प्रोटेक्शन की, तो फिर आप ये ऑर्डर वापस ले, तो फिर कोर्ट उस ऑर्डर को वापस ले लेगी और वो वहीं पर एंड हो जाएगा ऑर्डर उनका। या फिर अगर कोर्ट को कभी भी लगता है कि जो सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज आया है, ठीक है, तो भी कोर्ट क्या कर सकती है? ऑल्टर, मॉडिफाई या फिर रिवोक। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, ऑल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन और रिवोकेशन ऑफ ऑर्डर। कोर्ट इनमें से कुछ भी कर सकती है अगर अग्रीव्ड या फिर रेस्पोंडेंट दोनों में से किसी से भी उनको एक एप्लीकेशन मिलती है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर की अब ज़रूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि लेट्स सपोज कि प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया गया था, उसके बाद में क्या हुआ कि उनका डिवोर्स हो गया
अगर हस्बैंड एंड वाइफ थे, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया गया, बट उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया और जो अग्रीड विमेन थी उन्होंने दोबारा से शादी कर ली और दोबारा से शादी करके वो अब बाहर लेट सपोज यूएस में जाके सेटल हो रही है। तो वो कह रही है कि जब मैं बाहर जाके सेटल हो रही हूँ तो मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो वो एप्लीकेशन लिख कर दे सकती है। कई बार ऐसा होता है कि विमेन खुद नहीं करती है, मतलब एग्रीड जो पर्सन है वो खुद नहीं करते हैं, तो रेस्पोंडेंट को अगर पता चलता है कि ऐसा कुछ है तो रेस्पोंडेंट खुद जाकर कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकता है कि देखिए सर्कमस्टांसेस में चेंजेस हुए हैं, तो अब आप अकॉर्डिंगली ऑर्डर को वापस ले लीजिए या फिर ऑर्डर को मॉडिफाई कर दीजिए, ऑल्टर कर दीजिए। तो कोर्ट ऑल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन और रिवोकेशन ऑफ ऑर्डर कुछ भी कर सकते हैं। ये तीनों वर्ड्स याद रखने हैं और ये तीनों वर्ड्स कौन से सेक्शन में दिए गए हैं? सेक्शन 25 इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 26 विच टॉक्स अबाउट रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सेक्शन हमें बताता है कि रिलीफ सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस, अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल की गई है तो रिलीफ सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट में नहीं मिलेगा। रिलीफ प्रोवाइड सिविल कोर्ट भी कर सकती है, रिलीफ प्रोवाइड क्रिमिनल कोर्ट भी कर सकती है और फैमिली कोर्ट भी कर सकती है। ये तीनों कोर्ट्स के नाम आपको याद रखने हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का रिलीफ आप सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और फैमिली कोर्ट इन तीनों कोर्ट में से आप किसी से भी रिलीफ मांग सकते हैं। बट अगर आप दूसरे कोर्ट से रिलीफ मांग रहे हैं, लेट सपोज कि एक केस आपका सिविल कोर्ट में चल रहा है, दूसरा केस किसी ने क्रिमिनल कोर्ट में भी कर दिया और तीसरा फैमिली कोर्ट में भी कर दिया, तो तीनों केसेस एक साथ चल तो सकते हैं, बट जो ऑथराइज्ड मजिस्ट्रेट हैं जिनके पास ये केस चल रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि आपका एक केस चल रहा है फैमिली कोर्ट में, एक केस चल रहा है आपका क्रिमिनल कोर्ट में और एक चल रहा है सिविल कोर्ट में, तो उन्हें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो और ये एक्ट ये जो सेक्शन है इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आप हमें इससे ये भी पता चलता है कि ये एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव है इन नेचर। कैसे? कि ये एक्ट 2005 में आया, तो अगर 2005 के बाद डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है सिर्फ तभी आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर 2005 से पहले भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तब भी ये एक्ट अप्लाई होगा। ऐसा कोई भी ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस 2001 में भी हुआ हो, 1999 में भी हुआ, फर्क नहीं पड़ता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मतलब पहले के केसेस पे भी अप्लाई होगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। एंड वन मोर थिंग जो इस सेक्शन से हमें पता चलती है वो है कि द एक्ट इज सप्लीमेंट्री इन नेचर। ट्रू एंड फॉल्स में कभी पूछा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज सप्लीमेंट्री नेचर, ट्रू और फॉल्स, तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री नेचर वो कैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर अगर आपने रिलीफ मांगा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी या फिर ग्रीवियस हर्ट या फिर किसी और चीज़ के लिए केस नहीं कर सकते हो। डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी चलेगा इस एक्ट के अंदर और दूसरे जो लेजिस्लेशंस हैं उनके अंदर अलग से आप सूट फाइल कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हैं, वो दोनों साथ में हैंड इन हैंड चलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का चलेगा और दूसरे का नहीं चलेगा। सो इसीलिए सेक्शन 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। फिर हम आते हैं जुरिडिक्शन पे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 27 कहता है कि JMFC और MM इनके पास जुरिडिक्शन होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इनके पास जुरिडिक्शन होती है टू पास ऑर्डर एंड टू ट्राई ऑफेंस अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। और वो कहाँ पे कर सकते हैं? जहाँ पर अग्रीव्ड पर्सन परमानेंटली या फिर टेम्परली रहते हैं या फिर काम करते हैं। नंबर 2 रेस्पोंडेंट जहाँ पे परमानेंटली या फिर टेम्परली रहते हैं या फिर काम करते हैं। और नंबर 3 कहाँ पर कर सकते हैं? वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अरोज, जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का इंसिडेंट हुआ वहाँ का जुरिडिक्शन भी उनके पास होता है। किसके पास होता है? JMFC और MM के पास होता है। एंड एक जो और इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है इस सेक्शन से वो ये रखनी है कि जो ऑर्डर कोर्ट जो भी ऑर्डर पास करते हैं अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मजिस्ट्रेट जो भी ऑर्डर पास करते हैं अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो एनफोर्सेबल है थ्रू आउट इंडिया। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कि कहाँ पर एनफोर्सेबल होता है, सिर्फ जहाँ पर रिस्पोंडेंट रहते हैं वहाँ, सिर्फ अग्रीव पर्सन रहते हैं वहाँ, या फिर जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है वहाँ। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो ऑर्डर पास होता है अंडर दिस एक्ट वो एनफोर्सेबल होता है थ्रू आउट इंडिया में कहीं पे भी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज लेट सपोज कि कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया प्रोटेक्शन का कि रिस्पोंडेंट से कह दिया कि आप अग्रीव पर्सन से नहीं मिल सकते हो एनी हाउ,
ना बात कर सकते हो फ़ोन पे, ना पर्सनली मिल सकते हो। और ये उन्होंने ऑर्डर पास किया, लेट्स सपोज जयपुर में। अब अग्रीव्ड जो विमेन है वो किसी काम से चली जाती हैं दिल्ली, और उनके साथ उसके साथ ही पता चल जाता है रिस्पोंडेंट को कि अब अग्रीव पर्सन तो दिल्ली गई हुई है, तो ऑर्डर तो जयपुर का पास हुआ था, तो अब मैं दिल्ली जाके उनसे मिल सकता हूँ, तो वो वहाँ पर उसको परेशान भी कर सकते हैं। यही एक रीज़न है कि जो ऑर्डर पास होता है अंडर दिस एक्ट वो एनफोर्सेबल होता है थ्रू आउट इंडिया। देन लेट अस कम टू सेक्शन 28 टू प्रोसीजर। प्रोसीजर के लिए क्यों? बिकॉज इस एक्ट में ये कहा गया है कि जो भी प्रोसीडिंग्स और ऑफेंसेस हैं इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, उन्हें कौन गवर्न करेगा? एज यूजुअल CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, या फिर क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड कह सकते हैं आप। या फिर कोर्ट को अगर लगता है कि उन्हें खुद के को गाइडलाइंस बनाने हैं, तो कोर्ट खुद के गाइडलाइंस भी बना सकते हैं, खुद का प्रोसीजर भी बना सकते हैं टू डिस्पोज ऑफ केसेस, टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशंस अंडर सेक्शन 12। सो प्रोसीजर क्या है? CRPC या फिर जो कोर्ट को सही लगे वो, दोनों याद रखना है। फिर आते हैं हम सेक्शन 29 पे। सेक्शन 29 बात करता है अबाउट अपील। तो JMFC या MM इनके पास गई एप्लीकेशन, अब नाखुश है रिस्पोंडेंट है, तो अपील किसके पास जाएगी? अपील जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन के पास। और कितने दिनों में जाएगी ये भी याद रखना है, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर पास द मजिस्ट्रेट इज सर्व टू द अग्रीड और रिस्पोंडेंट। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया, उसके बाद वो ऑर्डर मिलता है, सर्व किया जाता है, नोटिस दिया जाता है टू द अग्रीव पर्सन एंड रिस्पोंडेंट। जब अग्रीव पर्सन और रिस्पोंडेंट को वो नोटिस मिल जाए, उसके 30 days के अंदर अंदर अपील की जा सकती है बाय एनीवन, इधर बाय द अग्रीव्ड पर्सन या फिर रिस्पोंडेंट, जिसको भी लगता है कि वो ऑर्डर सही नहीं है, तो वो अपील फाइल कर सकते हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। बट लेट्स सपोज कि नोटिस अग्रीव्ड को आज मिला और रिस्पोंडेंट को कल मिला, तो क्योंकि रिस्पोंडेंट को कल मिला तो कल से 30 days के अंदर, जिसको भी लास्ट में मिलता है वहाँ से हम 30 days काउंट करेंगे, उस 30 days के अंदर अपील फाइल की जा सकती है। अब हम आते हैं चैप्टर 5 पे, विच इज़ मिसलेनियस। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि ये सब बकवास है, मिसलेनियस को हमें छोड़ के नहीं जाना है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें से भी फ्रेम होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हम चैप्टर 5 को भी बहुत सही ढंग से अच्छे से पढ़कर जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेक्शन 30 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सो आते हैं सेक्शन 30 पे। सेक्शन 30 क्या कहता है? सेक्शन 30 सिंपली हमें ये बताता है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, या फिर जो भी इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, दे विल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, उन्हें माना जाएगा कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहे हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, वो कौन है? वो है पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो यही है यहाँ का ट्रिक क्वेश्चन। सेक्शन नंबर 30 आपको याद रखना है, इंडेक्स बेस्ड भी आपको याद रखना है। सेक्शन 30 किसके बारे में बात करता है? पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में, कि जो भी काम कर रहे हैं अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वो कौन है? पब्लिक सर्वेंट है। और पब्लिक सर्वेंट विद इन विच सेक्शन? सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। फिर आते हैं पेनल्टी पे, जिसकी हमने बात की, जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था तब हमने बात की थी ना कि किसी भी एक्ट में पनिशमेंट दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिमिनल नेचर का है। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ इस एक्ट में 2 सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें पेनल्टी की बात की गई है। पहली पेनल्टी जो है वो दी गई है फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट को कहा गया कि तुम नहीं मिल सकते हो अग्रीव्ड पर्सन से, उससे अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते हो, या उसके घर का आपको रेंट पे करना होगा। प्रोटेक्शन ऑर्डर, किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन ऑर्डर जो कोर्ट ने पास किया है, वो अगर ब्रीच करता है, उसका उल्लंघन करता है कौन? रिस्पोंडेंट, तो कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट उसे इम्प्रिजनमेंट दे सकती है फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन। ईदर डिस्क्रिप्शन मतलब सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकती है और रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है। तो कोर्ट में प्रोवाइड हिम विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 1 year, 1 साल तक की सज़ा, साथ में 20,000 फाइन, या तो 20,000 फाइन या फिर दोनों। मतलब 1 साल तक की सज़ा भी दे सकती है कोर्ट, या फिर उसे 20,000 फाइन देने के लिए भी बोल सकती है, या फिर कोर्ट कह सकती है दोनों दो, तुम फाइन भी पे करो 20,000 रुपये तक का, और तुम 1 साल तक की सज़ा भी काटो। अब ये 1 साल तक बोल रही हूँ मैं, बिकॉज 1 साल के बीच का ड्यूरेशन 8 महीने 7 महीने कितना भी कोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। और ये सेम पेनल्टी जो यहाँ पर दी गई है ना,
ये सेम ही पेनल्टी प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 33 विच टॉक्स अबाउट पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय डिस्चार्जिंग ऑफ ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पेनल्टी किस किस के लिए प्रोवाइड की गई है? पहली रेस्पोंडेंट के लिए अगर वो ब्रीच करते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर को, और दूसरा पेनल्टी प्रोवाइड की गई है प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट अगर वो सही ढंग से अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं करते हैं विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज। उनके पास में कोई रीज़न नहीं था कि उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से नहीं निभाई, तो उस केस में भी सेम पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट अप टू 1 ईयर और 20K फाइन और बोथ। तो हमने देख लिया सेक्शन 31 एंड 33, देखते हैं सेक्शन 32। सेक्शन 32 क्या कहता है कि अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच होता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर जो कोर्ट ने पास किया, जब एप्लीकेशन दी गई मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 12, सेक्शन 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि एप्लीकेशन दी जाती है डोमेस्टिक वायलेंस में टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 12। तो जब एप्लीकेशन गई और प्रोटेक्शन ऑर्डर पास हुआ और ब्रीच करते हैं अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर का, तो वो जो ब्रीच होता है ना, वो एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पूछे जा सकते हैं। और कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि किसी प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच हुआ है? अगर जाकर अग्रीव्ड पर्सन बोल देती है खाली कोर्ट में कि आपने उन्हें मेरे घर में घुसने से मना किया था, मेरे पोर्शन में घुसने से मना किया था, वो आ गए। आपने उन्हें मना किया था कि मैं जहाँ काम करती हूँ वो नहीं जा सकते हैं, वो आ गए वहाँ पर। तो सिर्फ और सिर्फ उनकी सोल टेस्टिमनी पे भरोसा करके कोर्ट ये मान लेगी कि प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच हुआ है, विच इज़ अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं सेक्शन 34 पे। सेक्शन 34 क्या कहता है कि क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफिसर एक पब्लिक सर्वेंट है, तो उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स या फिर लीगल मतलब कोई भी उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन करना है उनको, या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ, तो पहले किससे पूछना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट ही उन्हें अपॉइंट करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट से ही आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा, पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग या प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करना चाहते हैं। अगर वो हाँ बोलते हैं तभी आप कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट पर्सन इज अ पब्लिक सर्वेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देन कम सेक्शन 35। सेक्शन 35 ये कहता है कि अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर गुड फेथ में आकर कोई भी काम करता है तो उसके लिए उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया और कहा कि, और प्रोटेक्शन ऑफिसर से कहा कि जो रेस्पोंडेंट है वो बहुत डेंजरस है, जिससे अग्रीव पर्सन को नुकसान पहुंच सकता है। तो उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफिसर को ये जिम्मेदारी सौंपी कि आपको प्रोटेक्ट करना है अग्रीव्ड पर्सन को, कोर्ट से लेकर के घर तक सेफली पहुंचाना है आपको। अब क्या होता है कि जब प्रोटेक्शन ऑफिसर उस अग्रीव पर्सन के साथ है, तभी वो रेस्पोंडेंट कोशिश करता है या करती है हार्म करने की अग्रीव्ड पर्सन को। प्रोटेक्शन ऑफिसर से धक्का मुक्की हो जाती है और वो मान ही नहीं रहा होता है, वो मारने जा रहा होता है अग्रीव्ड पर्सन को। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी हाथ चल जाता है और कुछ ग्रीवियस इंजरीज हो जाती है रिस्पोंडेंट को। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर और रिस्पोंडेंट के बीच में झगड़ा तो हो गया, बट प्रोटेक्शन ऑफिसर ने ज़बरदस्ती तो मारा नहीं। प्रोटेक्शन ऑफिसर बस अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे थे गुड फेथ में, और उस ड्यूटी को फुलफिल करते हुए अगर किसी भी तरह का कोई डैमेज हो जाता है, कोई चोट लग जाती है उस पर्सन को जो ज़बरदस्ती कर रहा था, देन प्रोटेक्शन ऑफिसर बिकॉज गुड फेथ में काम कर रहे थे, उनके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, उनके ऊपर कोई भी केस नहीं फाइल किया जाएगा। अब बस 2 सेक्शंस बचे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। जो पहला है सेक्शन 36, तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वो सप्लीमेंट्री है नेचर में, एंड इट्स इन एडिशन टू ऑल अदर लॉज, इट गोज हैंड इन हैंड विद अदर लॉज। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर और आईपीसी के अंदर आप दोनों के अंदर एक साथ में केस फाइल कर सकते हो, दोनों हैंड इन हैंड चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर किया तो आईपीसी के अंदर नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। फिर आ जाओ सेक्शन 37 में। सेक्शन 37 क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी तक हमने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात की है 2 बार। एक बार ये कि किसकी ड्यूटी है अवेयरनेस स्प्रेड करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की है। प्रोटेक्शन ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। कितने प्रोटेक्शन ऑफिसर होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, वो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है ना। बट सेक्शन 37 बात करता है अबाउट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स
फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए जो रूल्स बनाएंगे वो कौन बनाएगा, किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसीलिए हमें याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन से पावर्स है डीवी एक्ट, बिकॉज यहाँ पर अलग अलग दिया गया है हर सेक्शन में। पहले दोनों की ड्यूटी थी, यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है। प्रोटेक्शन ऑफिसर को सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अंडर सेक्शन 37 इट इज़ द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। और सेक्शन 37 का क्लॉज 3 है जो हमें बताता है कि अगर कोई भी रूल बनाने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो क्या करेंगे, वो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने उसको ले करेंगे उस रूल्स को, while it is in session for a total period of 30 days। ये 30 डेज का जो पीरियड है ना, आपको ये याद रखना है। इसी के साथ खत्म होता है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आई होप मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लिखूं ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में। ये इंग्लिश में है और मैंने एक्सप्लेनेशन जो पूरी दी है वो हिंदी में दी है, तो जिससे जो भी बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से है, दोनों को आसानी हो इसे समझने में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना मत भूलना। आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से माइनर या मेजर लॉ पे बनाऊँ, तो मैं वो भी रेडी करके आपके लिए अपलोड कर दूँगी। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हीरल पी हर्सोलर का केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज एडल्ट मेल पर्सन को हटाकर क्या कर दिया गया, एनी पर्सन। इसका मतलब क्या है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या किसी माइनर के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एप्लीकेशन दी जा सकती है टू द मजिस्ट्रेट, हाँ, यस, कोई माइनर भी 16-17 साल का एक माइनर है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में अबेट कर सकता है, एड कर सकता है। लेट सपोज कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया कि जो रिस्पोंडेंट है या उनके कोई भी रिलेटिव हैं वो जहाँ पर अग्रीव्ड रह रहे हैं वहाँ पर नहीं जाएंगे, एंटर नहीं होंगे। तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो माइनर के थ्रू अग्रीव्ड पर्सन को परेशान करवा सकते हैं। इसीलिए हीरल पी हर्सोल का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस को मैं इलेबोरेटली अलग वीडियो में डिस्कस आपके साथ करूंगी जिससे आपके सारे डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स।